सबसे पहले क्या है कि जो लोग मेंस दे रहे हैं वो लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन रखेंगे। जो लोग मेंस नहीं दे रहे हैं वो लोग पेशेंटली अपना नोटबुक और पेन लेके नोट करेंगे जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। एंड मैं अपने नोट्स से बेसिकली अब पढ़ाने वाला हूँ। जैसे भी नोट्स बने हैं जो भी हाफिजात तरीके से हैं उसी के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे चीज़ों को कवर करने का। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, कुछ दोबारा से समझना है तो उसी टाइम पे रोकेंगे एंड फिर हम लोग उसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। मैं जो भी अपना नोट्स है जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसको शेयर करूंगा कि नहीं करूंगा वो बाद में सोचूंगा। इस पे डिपेंड करेगा कि कितने लोग एक्चुअल में मेंस दे रहे हैं, एंड जनरली जो इस बार का मेंस दे रहे हैं उन्हीं के साथ मैं शेयर करूंगा अभी। बाकी लोग जितना जल्दी नोट्स बना सकते हैं जो भी लिख सकते हैं ट्राई कर लेना लिखने का। तो कैन यू, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट मैसेज में लोग प्लीज ये बता दो कि कौन कौन इस बार मेंस दे रहा है। मतलब मेरे को बस एक आइडिया चाहिए कि हाउ मेनी पीपल आर गिविंग मेंस। तो चैट में जो भी मेंस दे रहा है बस मी या जो भी, ठीक है। एक नियति का आया है गिविंग मेंस, एस रोहन, और कौन है, उर्मिला, पुनीत, एस, दो दो ऐसे हैं यहाँ पे। दोनों अलग अलग हैं या सेम है? सिड, ओके डिफरेंट। तो कितने लोग हो गए? दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चलो 8 लोग हैं, काफी है इतने। अब हम लोग ना शुरू करते हैं, सब नोटबुक और पेन लेके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एंड कोशिश करना है कि जल्दी जल्दी जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ये करना है। और किसी को पूछना है तो वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और वो उसी टाइम पूछेगा। चार्ट पे मैं देख नहीं रहा हूँ अभी चार्ट को, ना ही मैं, मुझे हैंड्स रेज वाले दिखेंगे, इसलिए लोग तुरंत उसी टाइम पे रोकेंगे और पूछेंगे। समझ में आ गया? किसी को अगर कुछ पूछना है सेशन के शुरू में ही तो अभी पूछ लो। अगर कुछ मेन से रिलेटेड इमीडिएट कुछ पूछना है तो पहले उससे शुरू कर लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू करेंगे। जल्दी से पूछ लो। किसी को नहीं पूछना, स्टार्ट करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन। तो ये मेरे, मतलब एक बेस नोट सॉर्ट ऑफ थे जो मैं मेंस के पहले हर पेपर के पहले रिवाइज कर लेता था, जो भी जीएस पेपर से कॉरेस्पॉन्डिंग टॉपिक्स होते थे। इसमें केवल उतना ही लिखा हुआ है जो कि एकदम कीवर्ड्स हैं, जो जरूरी है, जो मुझे अपने याद करने के लिए जरूरी है एग्जाम में, जितना मैं लिख के आऊंगा। तो बहुत ही कॉन्साइज हैं। टोटल पेजेस अगर तुम देखोगे तो 45 पेजेस हैं इसमें। ये मेरा बेस नोट्स था मेंस के लिए। तो जो शुरुआत किया था मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का डेटा लिखने से शुरू किया था। जैसे वर्कर्स के लिए अब तो काफी चेंज हो गया होगा, इकोनॉमिक सर्वे से डेटा लिखा था, एनजीओ, स्कूल्स, देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बेसिकली ये सारा डेटा मैं क्यों लिखा था, क्योंकि ये जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का डेटा हो गया, एनजीओज एंड स्कूल्स, वर्कर्स, विमेन रिलेटेड डेटा हो गया, या फिर विमेन रिलेटेड यहाँ पे कोट्स हो गए। ये सारी चीजें मैं बहुत जगह यूज कर सकता हूँ, सिर्फ एक पेपर स्पेसिफिक नहीं है ये सारी चीजें। तो जो भी चीज मैं काफी जगह यूज कर सकता हूँ उन सबको मैं बीच बीच में लिखते गया हूँ। हंगर रिलेटेड डेटा, अब हंगर जीएस 1 में भी आता है, 2 में भी आता है एंड जीएस 3 में भी आ जाता है। तो चलो ठीक है, शुरू से देखते हैं। वर्कर्स, कैसे उसको, अगर मान लो वर्कर्स के बारे में सोचना ही है तो कैसे कैसे हम लोग उसको बांट सकते हैं? फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, देन परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स, माइग्रेंट्स, एंड कितना जीडीपी में सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सर्विस सेक्टर वाले हैं। फिर एनजीओज एंड स्कूल्स अगर हैं, कितने एनजीओज हैं, कितने एनजीओ वर्कर्स हैं, एंड एजुकेशन में कितना वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने स्कूल्स हैं, ये सब बेसिक डेटा पता होना चाहिए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमेशा ही ये करंट में रहता है, हमेशा ये बहुत फोकस में रहता है। तो जीनीस कोएफिशिएंट हो गया, वेल्थ पिरामिड जो होता है कि कितने परसेंटेज के पास कितना परसेंट ऑफ वेल्थ है, वो हर बार चेंज करते रहता है, तो मुझे लेटेस्ट डेटा होगा। देन ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो गई। देन सुप्रीम कोर्ट ऑन वुमेन, बहुत सारे जजमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें से कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे कोर्ट्स थे जो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो सब मैंने लिख लिया था। जैसे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इज ए नेवर एंडिंग साइकिल, इट इज अ शैडो पैंडमिक, बहुत अच्छा टर्म था तो वो लिख लिया था। देन
अ मेजोरिटी प्रेफर टू सफर इन साइलेंस, विमेन को ऐसा बोला गया है, विच इज ट्रू बाय द वे। देन क्या क्या है रीजंस इसके, अगर तुम देखोगे तो ये अपने आप में मेंस का एक बहुत अच्छा आंसर बन सकता है। नॉन रिटालिएशन, नॉन अवेयरनेस ऑफ लॉस। तो विमेन पे जो भी विमेन की हालत खराब है, वो उसके रीजंस हम लोगों ने यहाँ जॉट डाउन किए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही आए थे। नॉन रिटालिएशन, नॉन अवेयरनेस ऑफ लॉज, absence of laws for women figures, then societal attitudes, stigma and conditioning, ये सारी चीजें। फिर ये वाला कोड तो सबको पता ही है कि प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट वुमेन्स राइट्स। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था। देन हंगर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसके तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस लिख लिए, FAO, IFAD, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देन SDG 2, जैसे मैंने बोला था कि SDGs बहुत इंपॉर्टेंट पिलर थे मेरे मेंस के लिए, खासकर GS 1 2 3 इवन 4 के लिए भी उसको बहुत जगह लिबरली यूज किया, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड इवन डेटा ट्रैक करने में भी। तो SDG 2 जो हंगर पे है वो नॉट ऑन ट्रैक है 2030 के लिए। FAO का डेटा यूज किया वहां पे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का डेटा यूज किया कि कोविड के कारण कितने चले गए थे जो एम्प्टी स्टोमक स्लीप कर रहे हैं, 690 मिलियन जो थे उस टाइम पे, अब तो चेंज हो गया होगा। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे आया था अभी, फिर आया होगा, उसका डेटा चेंज, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था कि कितने क्रॉनिकली मैलनरिश्ड हैं, अनीमिक कितने हैं। ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम था, उसमें क्या क्या होता है, कुक्ड मील्स, टेक होम राशन 100 मिलियन चिल्ड्रन के लिए, देन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, मिड डे मील स्कीम, फूड फोर्टिफिकेशन। तो उस टाइम पे जो भी WFP का रिपोर्ट आया था ये सब लिख लिया था, की कंपोनेंट्स जो थे। देन फार्मर्स, तो फार्मर्स अगेन एक बहुत की कंपोनेंट है जो तुम GS 1 2 3 अगेन तीनों जगह यूज कर सकते हो। तो माइक्रो फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं, 86% लेस देन 2 हेक्टेयर्स के हैं, जो 60% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड क्या है, मतलब 86% फार्मर्स जो है वो पूरे एग्री इनकम का 60% ऑफ GDP कर रहे हैं। एंड उसमें भी ग्रेटर देन 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आ रहा है, लेकिन तब भी फोकस जो है गवर्नमेंट का मेनली ग्रेन्स पे रहता है। तो ये डेटा कहीं पे भी, तो हर डेटा को लिखने का उसके पीछे लॉजिक है, सिर्फ वो डेटा अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी कुछ कुछ कनेक्टेड लॉजिक्स है जो मैंने उस टाइम पे अगर लिखा है तो मैं तुरंत देखते के साथ उसका वो सारी चीजें अपने दिमाग में ले आऊंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही डेटा जो यहाँ लिखा हुआ है उसका तुम बहुत सारा अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, अगर खुद से बनाया हुआ होगा तो तुम्हें पता होगा वो चीज। देन स्टार्टअप्स, पैंडेमिक में अचानक से बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए थे, तो अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना बढ़ा था, इकोनॉमिक सर्वे ने भी मेंशन किया था, फंडिंग और ये सब वो करंट पे डिपेंड करेगा। देन डेट टू GDP रेशियो कितना है, कैसे चेंज हो रहा है। एग्रीकल्चर पे और भी डेटा था, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, विमेन जो है वो 80% ऑफ फार्म वर्क करती है, लेकिन तभी केवल 13% ऑफ ओनरशिप है, एंड 42% ऑफ एग्री लेबर है विमेन का ही। फिर ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर, उस टाइम पे ई वेस्ट बहुत ज्यादा फोकस में चल रहा था, अभी पता नहीं है कि नहीं। अब देखो एक फ्रेमवर्क आ गया, तो टेररिज्म पे एक स्टेल्पी फ्रेमवर्क बनाया था मैंने। तो स्टेल्पी का देख लो क्या क्या ये है, इसको बहुत जगह यूज कर सकते हो, इनफैक्ट इंटरनल सिक्योरिटी में स्टेल्पी फ्रेमवर्क बहुत जगह यूज हो सकता है। एंड सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी में ही नहीं, ये IR में भी बहुत जगह यूज हो सकता है। तो देखो क्या क्या होता है, S से स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन एंड सिक्योरिटी। अब कोई अगर आतंकवादी है या फिर कोई आतंकवादी नेशन है, तो उसको कोई स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिल रहा होगा पीछे से, पूरा सप्लाई चेन होगा उसके लिए। एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स वो क्या क्या लेके आ रहा है। फिर स्ट्रेटेजिक का जो जस्ट छोटा पार्ट होता है वो होता है टैक्टिकल, कि कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, कैसे आ रहे हैं वो लोग, जैसे ड्रोन्स के थ्रू वेपन्स लेके आ रहे हैं। देन टेक्नोलॉजिकल भी आ गया उससे, T से। देन E से इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कि इकोनॉमिक कंडीशन के कारण बन रहे हैं कि नॉन इकोनॉमिक है, कई जगह कोई और भी उसका, जैसे माइस करके एक फ्रेमवर्क होता है, कोई भी चीज करने के लिए चार ये माना जाता है इंसेंटिव्स की, या तो तुम्हारा मनी एक इंसेंटिव है या आइडियोलॉजी एक इंसेंटिव है। देन C and E, मैं भूल रहा हूँ, कुछ होता है, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से क्या क्या इंसेंटिव्स हैं, एक या तो इकोनॉमिक हर्डल्स के कारण बनते हैं, या इन्वायरमेंटल हर्डल्स के कारण, या लैक ऑफ एजुकेशन के कारण। L से लॉजिस्टिक्स कैसे प्लान होती है, जैसे ओवरग्राउंड वर्कर्स के लिए क्वेश्चन आया था। देन लीगल रामिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं कई बार, टेररिस्ट जब टेररिज्म को पकड़ती हैं या फिर जो भी होता है। देन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो गया है, जो भी हो गया, तो लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। देन लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा ये सपोर्ट पिलर है टेररिज्म के लिए। देन P, व्हाट आर द पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म, ग्लोबल पॉलिटिक्स भी हो सकता है, इंटरनल पॉलिटिक्स भी हो सकता है। एंड आइडियोलॉजिकल एंड इंटरनेशनल रामिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो देखो सिर्फ एक स्टेल्पी इस फ्रेमवर्क से कितनी सारी चीजें तुम सोच सकते हो, खोल सकते हो। तो
जब तुम आंसर लिखने बैठोगे तुम्हें कभी पॉइंट्स की कमी नहीं होगी। तुम तुरंत सोचोगे सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक या फिर टेक्नोलॉजिकल टैक्टिकल। तो इससे एटलीस्ट तुम्हारे इंटरनल सिक्योरिटी में टेररिज्म वाला, या फिर GS2 में मान लो कि तुम्हारा IR का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दो कंट्रीज के बीच का रिलेशन है, तो तुम इस फ्रेमवर्क से बहुत अच्छे से उसको आंसर कर सकते हो। समझ में आया किसी को? कोई एक यस बोल दो जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके। यस सर। ये सर एक डाउट है इसमें। समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो बढ़िया, बताओ किसी को डाउट था, बोलो। तो सर जो ये फ्रेमवर्क है स्टेल्थी, इसी को यूज करके हम थोड़ा वे जोर से फॉरवर्ड भी बोलो लिख यार। सकते हैं। सर जो ये आपने फ्रेमवर्क बताया स्टेल्थी, हाँ, बोलो। इसी को यूज करके वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। अरे कुछ भी कर सकते हो तुम। सुनो, मैं तुम लोग को एक टूल्स दे रहा हूं, अब तुम इसका यूज जहां करना है जैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है। अपनी समझ से जहां जैसे यूज करना है करो। समझ रहे हो? मतलब पॉइंट ये, अच्छा चलो एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। ये स्टेल्पी फ्रेमवर्क अगर मैं दे दिया, अब मैं तुम्हें चाहे कश्मीर प्रॉब्लम के बारे में, ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में, चाहे मान लो अभी बांग्लादेश में जो सिक्योरिटी सिचुएशन हुआ है उसके कारण क्या अपने बॉर्डर्स पे इफेक्ट होगा, नॉर्थ ईस्टर्न टेररिज्म के बारे में, या फिर इनफैक्ट तुम्हारा नक्सलिज्म के बारे में कोई भी क्वेश्चन मैं पूछूं, तो क्या तुम उसके रीजंस, उसके सोल्यूशंस एंड उसके डिफरेंट डायमेंशंस के रैमिफिकेशंस नहीं बता दोगे? यस। मतलब सबको इसके अंदर की सारी चीजें तो पता ही होती हैं, बस वही होता है कि हम तुरंत सोच नहीं पाते ना एग्जाम हॉल में। राइट। समझ में आया? यूज इट यस सर। वेरी लिबरली। आई एम गिविंग यू टूल्स। ओके। अब वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर है, जो जितना तेज होगा वो उसको इतने अच्छे से कहीं कहीं भी यूज कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ सिर्फ इस एक स्टेल्पी के हेल्प से तुम पूरा मतलब एटलीस्ट सिक्योरिटी वाला पोर्शन निकाल सकते हो, और IR का भी कुछ कुछ पोर्शन निकाल सकते हो। मतलब पूरे के पूरे आंसर्स निकाल सकते हो। चलो, अब आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। अगेन एक पार्ट है ना GS3 का, तो एक ट्रिपल ई फ्रेमवर्क उसके लिए किया था। इसके लिए बढ़िया से ये किया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ असल में क्या होता है, इक्विटी प्लस इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट ट्रिपल ई फ्रेमवर्क हो गया। मतलब लोगों के बीच इक्विटी लेके आओ, इकोनॉमी डेवलप कराओ, एंड एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखो। तो इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया। ठीक है। अब देखो उसी का अलग अलग पार्ट क्या होता है। इंक्लूसिवनेस क्या हो गया, इक्विटी और इकोनॉमी, मतलब सभी लोगों को उठाओ और इकोनॉमी को ग्रो कराओ। और सस्टेनेबिलिटी क्या हो गया, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। ब्यूटीफुल चीज है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? सिर्फ इस 3 वर्ड्स के हेल्प से हमने क्या क्या चीज निकाल लिया। इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरा टर्म निकाल लिया, इंक्लूसिवनेस का क्या मतलब होता है वो भी निकाल लिया, सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है वो भी निकाल लिया। अब कोई भी क्वेश्चन मेरा डैम्स के ऊपर आया, किसी भी चीज के ऊपर आया, मुझे पता है कि क्या क्या चीज पे फोकस करना है। अगर सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी पे। इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है तो इक्विटी और इकोनॉमी पे। एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है इक्विटी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट पे। ठीक है। फिर बीच बीच में क्या हो गया कि ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, वर्ल्ड स्किल, वी आर क्ले। ये इतना प्यारा कोट लगा था इसलिए मैंने साइड में इसको लिख लिया होगा। ज्योग्राफी डेस्टिनी है, वर्ल्ड जो है, जो भी इसमें यार वो अभी येलो लाइन खींचा है उसको जल्दी से बैक करो। डू नॉट डू इट, डू नॉट राइट इन द डॉक्यूमेंट। फिर ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, वर्ल्ड स्किल एंड वी आर क्ले, ये सब कुछ कुछ लाइंस मैंने लिख लिए थे। अब देखो पोवर्टी में अगेन कुछ कुछ डेटा। पोवर्टी बहुत जगह आ जाता है, वो मिक्स एंड मैच भी करते रहते हैं। तो UNDP की रिपोर्ट से मैंने डेटा निकाल के लिख लिया था, तुम लोग भी कुछ कुछ ऐसे डेटा निकाल के लिख लो। हाँ, बोलो। कौन बोल रहा है, बोलो। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब पोवर्टी के लिए कुछ कुछ कोड्स अच्छे अच्छे लिख लिए थे। गांधी जी बोले थे उसको वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, देन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है, पोवर्टी अपने आप में एक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है। देन यार चार्ट में कुछ मत लिखो बिकॉज मैं नहीं देख रहा हूँ। ज्योग्राफी वाला कोट, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, वर्ल्ड स्किल, वी आर क्ले। किल मतलब होता है यार जिसमें शेप करते हो तुम क्ले को। और कोट मत, मतलब ऐसे चार्ट में मत लिखो, पूछो डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट करके। मैं नहीं देख रहा हूँ चैट, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं। हाँ, तो वो कुछ कोट्स लिख लिए अच्छे। अब गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या हैं पोवर्टी को लेके, जनधन योजना। तो जनधन योजना से क्या हो रहा है, लीकेजेस प्लग हो रहे हैं प्लस मिडिलमैन रिमूव हो रहे हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ गया। उसमें खुले थे ना greater than 40 crore बैंक अकाउंट्स। तो देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लिख रहे हो इसको, पोवर्टी के पास में मैंने ये क्यों लिखा। तो
सोल्यूशन का पार्ट हो गया इंडिया के लिए कि इंडिया स्पेसिफिक सोल्यूशन का पार्ट है कि प्लग लीकेजेस लीकेजेस को प्लग कर दो एंड मिडलमैन को रिमूव कर दो। कैसे करोगे? डीबीटी लेके आओगे, उसके लिए जनधन योजना तुमने लेके आई। ठीक है, और क्या? पीएम जीवन ज्योति योजना प्लस पीएम सुरक्षा योजना, तो इससे तुमने क्या कर दिया, एक सेफ्टी नेट बना दिया, इंश्योरेंस फॉर पुअर ले आए एक्सीडेंट एंड डेथ के लिए। फिर मुद्रा योजना ले आए। बेसिकली वो कोट होता है ना कि किसी को फिश दे दोगे तो वो एक ही बार खाएगा, लेकिन फिशिंग करना सिखा दोगे, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ तुम लोग के साथ, तो हर बार वो अपने आप को खुद से खा लेगा। तो मुद्रा योजना वही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इजी लोन्स दे रहा है, एमएसएमई का भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। इससे विमेन को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ग्रेटर देन 15 करोड़ विमेन गॉट लोन्स थ्रू मुद्रा योजना। तो ये सब की फिगर्स एंड इंपॉर्टेंस। तो देखो, एक पोवर्टी लिख के मैं इसको इस तरीके से कवर कर ले रहा हूँ कि मुझे उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, मेरे पास लिखने के लिए की स्कीम्स एंड टर्म्स भी हो यूपीएससी वाले, एंड अच्छे डेटा पॉइंट्स भी हो कि मैं कुछ भी अगर आंसर लिखूंगा तो इसमें ये सारे डेटा को बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा, अलॉन्ग विद गवर्नमेंट स्कीम्स एंड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर स्वच्छ भारत अभियान भी पॉवर्टी से रिलेटेड है। क्यों? ओडीएफ फ्री एंड 11 करोड़ टॉयलेट्स जो बने, एंड फेज 2 में जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हुआ उससे हेल्थ अच्छा हुआ लोगों का। हेल्थ अच्छा हुआ तो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे तो पॉवर्टी से निकलेंगे। पॉइंट ये है कि यहाँ जो भी लिखा है मैंने, उसका कोई ना कोई रीजन से मैंने लिखा है जो मुझे हेल्प करेगा वहां पे ये करने के लिए। अब पीएम आवास योजना हो गया, हाउसिंग फॉर ऑल हो गया, अगेन वो पॉवर्टी हटाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें भी हम लोग डीबीटी यूज कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं घर बनाने के लिए। तो होमलेसनेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। आयुष्मान भारत अगेन सेफ्टी नेट फॉर हेल्थ हो गया। तो जीवन ज्योति एंड पीएम सुरक्षा से हमने एक्सीडेंट एंड डेथ को कवर किया था, आयुष्मान से हमने हेल्थ को कवर कर लिया। एंड कौन बोल रहा है? म्यूट कर लो, और अगर कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लो। ठीक है। तो आयुष्मान भारत में हमने फैमिलीज को कवर किया, एंड उन्हें सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया। एमजी नरेगा, इससे हमने 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क दिया है। तो इससे क्या हो गया कि कोविड 19 में हमने देखा कि कितने सारे वर्कर्स वर्क डेज काफी बढ़ गए, एंड पूरी कंट्री को एक तरीके से सपोर्ट किया स्कीम ने। देन कौशल विकास योजना जो है, दीनदयाल, इसका पूरा एक फुल फॉर्म था डीएवाई, कौशल विकास योजना। इसके कारण स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग, अर्बन पुअर का प्रॉब्लम को इससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एमजी नरेगा से अगर रूरल पुअर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग कौशल विकास योजना से स्किल डेवलपमेंट प्लस अर्बन पुअर को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो, गवर्नमेंट जब स्कीम्स डिजाइन करती है तो कितना ब्यूटीफुली डिजाइन करती है। बहुत सारे स्कीम्स को अगर तुम होलिस्टिकली लोगे, तो एक पुअर, गवर्नमेंट भी फ्रेमवर्क्स में काम कर रही है, तो एक पुअर को अगर बीच में इमेजिन करोगे तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारे स्कीम्स उस प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, एंड देन होलिस्टिकली उसको पॉवर्टी से बाहर निकाल रहे हैं। मतलब उसको जन धन दे के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके उसको पैसे दिए, देन उसका इंश्योरेंस एक्सीडेंट एंड डेथ वाला प्लस हेल्थ वाला हमने इंश्योर किया, उसको घर दिया आवास योजना के थ्रू, स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू उसको हेल्दी बनाया, एंड मुद्रा योजना, एमजी नरेगा एंड कौशल विकास योजना के थ्रू उसको एम्प्लॉयबल बनाया एंड उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, एंड बोथ अर्बन एंड रूरल पुअर के लिए। तो उससे पूरी पॉवर्टी एक होलिस्टिकली सॉल्व हो गई। उसी से आ गया मेरा सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, ये मैं कंक्लूजन में भी यूज कर सकता हूँ, एंड होलिस्टिकली मेरे फ्रेमवर्क को भी इसने बता दिया। तो कई बार गवर्नमेंट स्कीम से ही तुम अपना एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हो पॉवर्टी, मतलब किसी भी टॉपिक के लिए। तो देख रहे हो, पॉवर्टी का एक टॉपिक, उसके अंदर की जितनी चीजें हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्किलिंग प्रॉब्लम्स, एजुकेशन प्रॉब्लम्स, लोन प्रॉब्लम्स, ये तुम्हारा प्लग लीकेजेस वाला प्रॉब्लम, मिडिलमैन वाला प्रॉब्लम, ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम, ये सारी चीजें एक स्कीम के फ्रेमवर्क से ही हमने सॉल्व कर ली। एंड पॉवर्टी होलिस्टिकली पूरा डेटा के साथ मेरा खत्म हो गया इतने से स्पेस में। ठीक है, अब चैलेंजेस भी हमने लिख लिए कि इनइक्वालिटी राइज कर रही है, ऊपर में हमने डेटा भी लिख लिया था। देन बेसिक एमिनिटीज पर्सन फुलफिल नहीं कर पा रहा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है। अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बस हम जितने भी उसके क्राइटेरिया हैं वो अगर अच्छे से याद हो जाए, तो वो अपने आप में फ्रेमवर्क बन सकते हैं आंसर लिखने के लिए, कहीं कहीं हम लोग उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो कि सिर्फ पॉवर्टी के लिए नहीं, गवर्नेंस के भी क्वेश्चंस में हम लोग उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, डेटा को एंड पॉइंट्स को और भी बहुत जगह यूज कर सकते हैं। देन 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सब कुछ कुछ डेटा हम लिखते चलेंगे। 2005 में इतने मल्टी डायमेंशनल पुअर थे, अब इंप्रूव हुए हैं। फिर रूरल पॉवर्टी अर्बन पॉवर्टी से बड़ी है, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी था, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी भी होती है। देन अर्बन इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो, नीति आयोग एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला था 2032 के लिए, तो वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था, उसमें काफी सारे अलग अलग एजुकेशन, हेल्थ, पोवर्टी, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर्स एंड पॉइंट्स थे। उसमें से ये निकाला था हमने कि पोवर्टी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 फेजेस में। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, एक्यूरेट नंबर्स लेके आओ, एंड टाइप्स ऑफ पुअर। तो पोवर्टी एंड टाइप्स ऑफ पोवर्टी भी वेरी करती है। सेकंड में पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स लेके आएंगे, एंड थर्ड में
फीडबैक एंड मॉनिटरिंग ऑफ दीज प्रोग्राम्स करेंगे। अब देखो, ये जो 3 फेजेस में नीति आयोग ने अपने पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए दिया है, ये 3 फेजेस किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए यही 3 फ्रेमवर्क, मतलब यही फ्रेमवर्क में काम करता है। मान लो तुमको यूपीएससी निकालना है, तुम्हारा नहीं निकल रहा बार बार, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, फर्स्ट फेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। एक्यूरेटली एकदम ऑब्जेक्टिवली देखोगे कि अगर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो कौन सा सब्जेक्ट पुअर है, क्या अच्छा करना चाहिए था। तो उसके लिए तुम एकदम ऑब्जेक्टिवली अपने आप को एक्यूरेट नंबर्स दोगे कि मेरा इतना परसेंट हिस्ट्री अच्छा है या इतना परसेंट पॉलिटी खराब है, इस तरीके से। देन सेकेंड फेज में पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स करोगे, मतलब तुम पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे एंड लिखोगे चीजों को। तो उसी तरह गवर्नमेंट इतने सारे स्कीम्स लेके आई है जिससे इरेडिकेट करेगी। थर्ड फेज में क्या करोगे? तुम टेस्ट सीरीज दोगे अपने आप को मॉनिटर करने के लिए, एंड देन अपने आप को फीडबैक दोगे कि जो भी तुम पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम चला रहे हो वो ठीक चल रहा है कि नहीं। तो सिमिलरली यहाँ गवर्नमेंट भी अपना फीडबैक एंड मॉनिटरिंग बार बार करेगी कि कितना पोवर्टी, उससे रिपोर्ट्स के थ्रू करेगी, नीति आयोग के रिपोर्ट्स या फिर वर्ल्ड बैंक या सबके रिपोर्ट्स के थ्रू। वो कांस्टेंट फीडबैक एंड मॉनिटरिंग लेंगी, जो प्रोग्राम्स अच्छा काम कर रहे होंगे उनको और फंडिंग देगी, जो प्रोग्राम अच्छा नहीं काम करोगे या तो उनको ट्वीक करेगी या बंद करके कुछ और नए प्रोग्राम्स लेके आएगी। समझ में आया ये वाला तीनों फेस? अगर आया समझ में तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऐसा? यस सर। यस सर। चलो, अभी तक समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब देखो, टेररिज्म के लिए 2 फ्रेमवर्क, तो एक तो स्टेल्पी फ्रेमवर्क जो मैंने बनाया था, ये बहुत होलिस्टिक फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ टेररिज्म नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी एंड आईआर के लिए भी यूज हो जाएगा। सिर्फ टेररिज्म के लिए भी और फ्रेमवर्क है। जैसे एक फ्रेमवर्क हो गया कि 4 थीम्स में बांट दो टेररिज्म को। एक तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो गया, दूसरा नॉन स्टेट टेररिज्म हो गया जो कि लोन वुल्फ, नहीं लोन वुल्फ नॉन स्टेट हो गया, कि नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, मतलब कोई एक स्टेट या कंट्री नहीं उसको स्पॉन्सर कर रही है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर एक इंस्टीट्यूशनल टेररिज्म हो गया कि इंस्टीट्यूशंस उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, एंड एक इंडिविजुअल हो गया जो लोन वुल्फ अटैक्स होते हैं। देन सेकेंड टाइप का फ्रेमवर्क क्या था कि आइडियोलॉजिकल टेररिज्म है, कि कोई आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी हो सकती है, रीजनल या कोई भी आइडियोलॉजी के चलते हो रहा है टेररिज्म। सेसेशनिस्ट टेररिज्म हो सकता है कि एक पार्ट ऑफ कंट्री को हटाना है दूसरे पार्ट से। क्लास बेस्ड टेररिज्म भी हो सकता है कि कोई एक क्लास या कास्ट, क्लास का मतलब यहाँ कोई भी तुम अपना आइडेंटिटी आइडेंटिफाई कर लिए हो, चाहे वो कास्ट है या क्लास है, अमीर गरीब है, एंड देन उसके बेसिस पे टेररिज्म हो रहा है। एंड चौथा टेररिज्म है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग, जो ड्रग कार्टेल्स होते हैं एंड बाकी सारी चीजें। तो अगेन टेररिज्म के लिए भी ये 2 अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क्स हैं। पहला देख लो, स्टेट नॉन स्टेट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, दूसरा आइडियोलॉजिकल सेशनिस्ट क्लास बेस्ड एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। अब आ जाओ देखो, पूरा हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको बस इस छोटे से पोर्शन को अगर तुम ध्यान कर लिए तो कभी पॉइंट्स का कमी नहीं आएगा या फिर क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो अगर हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है, उसके लिए अगर रीजंस पूछ लिया या रीजंस कुछ भी पूछना हो तो हमेशा पेस्टल के टर्म्स में सोचना है। मतलब मान लो एका रिवोल्ट या फिर ट्राइबल रिवोल्ट्स क्यों हुए, सन्यासी रिबेलियन क्यों हुआ, 1857 का वॉर क्यों हुआ, अंग्रेज यहाँ क्यों आए, या फिर एंशियंट हिस्ट्री में तुम्हारा मतलब मेडिवल कभी भी मान लो कोई वॉर क्यों हुआ, या फिर किसी टाइम पे कोई स्पेसिफिक टाइप का आर्किटेक्चर क्यों डेवलप हुआ, सबका रीजन पेस्टल से निकालेंगे। मतलब पॉलिटिकल, गवर्नेंस, लीगल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक भी मान लो इसमें। तो रीजंस हमेशा पेस्टल में सोचेंगे, इसमें प्लस इकोनॉमिक्स कर लो। तो कोई ना कोई इसी में से रीजन होगा जिसके कारण तुम्हारा हिस्ट्री का वो क्वेश्चन बन रहा होगा। अब रीजन तो पता चल गया, इवेंट्स क्या क्या हुए, तो मान लो 1857 का वॉर, या फिर कांग्रेस का उदय, या फिर 1940s में, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो रीजन उसका हमको लीडिंग टू दैट 1942 मूवमेंट हमें पेस्टल से पता चल गया। उसके दौरान क्या क्या इवेंट्स हुए, कैसे सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनालिटीज, एक्ट्स एंड लॉज एंड पॉलिसीज। मतलब उस इवेंट में कितने ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे, कौन कौन सी मेजर पर्सनालिटीज ने पार्ट लिया, किन एक्ट्स या लॉज के थ्रू वो इवेंट हुआ। मतलब मान लो राउलेट एक्ट जो आया उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, या फिर जो 19 मतलब सिविल डिसोबीडियंस कौन से एक्ट एंड लॉज के थ्रू हुआ, एंड इस मूवमेंट के होने के बाद कौन से लॉज एंड एक्ट्स पास किए गए, एंड कौन कौन सी पॉलिसीज उसके पहले थी एंड उसके बाद हुई। तो उसके कारण क्या हो गया कि तुम्हारा पूरा इवेंट होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कर लो, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस में भी पेस्टल ले आओ। समझ में आया लोगों को? एंड हिस्ट्री जब भी लिख रहे हो तो कोशिश करना अगर डायग्राम बना सको तो बना दो, एंड टाइमलाइंस पक्का से लिखना है कि कौन से टाइम में ये हो रहा है। समझ में आया ये हिस्ट्री? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस छोटे से पार्ट ऑफ हिस्ट्री के
ये पूरे फ्रेमवर्क को समझ लोगे तो कभी भी पॉइंट्स की कमी नहीं आएगी। क्योंकि हर हिस्ट्री के क्वेश्चन को तुम रीजंस क्यों हुआ तो पेस्टल, प्लस इकोनॉमी इसमें, इवेंट्स में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन पर्सनालिटीज एक्ट्स एंड लॉज जिसके कारण हुआ एंड जिसके बाद होने के बाद जो जो पास हुए, पॉलिसीज क्या क्या उसके पहले थे और उसके बाद क्या क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेज, शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज इमीडिएट क्या हुए, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए। अगेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज को भी हम लोग पेस्टल में ही बांट के लिख सकते हैं। एक डायग्राम बना देना, अगर बना सकते हैं तो टाइमलाइंस लिख देना है। समझ में आ गया हिस्ट्री के लिए? यस नो जल्दी से कोई बोल दो। यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन आए तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अगर कोई मृणाल सर का पढ़ा है तो वो 6 पिलर्स में बांटते हैं अपनी पूरी इकोनॉमी के लेसन्स को। उसी 6 पिलर्स में सोच लो, तुम्हारा इकोनॉमी निकल जाएगा। तो पहला पिलर क्या होता है उनका? बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट एंड पेंशन्स। ठीक है। दूसरा पिलर्स क्या होता है? बजट, टैक्सेशन। टैक्सेशन में दो चीजें होती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अभी देखो जीएसटी, देर इतना सारा एलटीसीजी एसटीसीजी बजट में इतना ज्यादा वो है, न्यूज में है, तो पक्का कुछ ना कुछ तो आएगा उससे। तो टैक्सेशन, देन बोरोइंग, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, सब्सिडीज, ये सारी चीजें हमेशा ध्यान ये रहती ही हैं न्यूज में। नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा रहता है न्यूज में। थर्ड पिलर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट क्या है, देन तुम्हारा कैपिटल मतलब अकाउंट डेफिसिट्स क्या क्या है, देन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एफडीआई, एफपीआई। ये सारे नंबर्स भी तुम्हें पता होने चाहिए, पिछले 2-3 साल के ट्रेंड्स पता होने चाहिए, मतलब बेसिकली ग्राफ तुमको पता होना चाहिए एंड अभी 1-2 साल का नंबर्स पता होना चाहिए। देन क्या क्या ग्रुप्स हैं, जैसे ओपेक, आईएमएफ, G20। अभी G20 की मीटिंग हुई है पिछले ही साल, तो हो सकता है इस बार भी आएगा उससे क्वेश्चंस। देन रेमिटेंसेस कितने आ रहे हैं। चौथा पिलर है एग्री मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का। तो क्या क्या जीडीपी प्रोपोर्शंस हैं इन तीनों का, क्या क्या ट्रेंड्स हैं अभी सर्विसेज में, क्या क्या नया प्लेटफॉर्म, वर्कर्स गिग इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी, ये सब आ रही है। ये सब के बारे में थोड़े पॉइंट्स पता होने चाहिए नंबर्स के साथ। जब भी मैं बोलता हूँ कि किसी के बारे में कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए, तो हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े मोड़े ऊपर वाले पता होने चाहिए, जो तुम लिख के आओगे एग्जाम में। नंबर्स के साथ कोई भी पॉइंट लिखोगे तो अच्छा लगता है आंसर, और उससे नंबर ज्यादा मिलता है। देन कोविड आया तो उसके कारण क्या क्या चीजों पे इफेक्ट आया, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, ये सर्विसेज के अंदर के पार्ट हो गए। तो मान लो कि तुम्हें सोचना है, आगरी में मैंने बताया था लाइफ साइकिल अप्रोच के तरीके से सोच सकते हैं, आगे भी आएगा वो, कि इनपुट में क्या क्या जा रहा है, प्रोसेसेस क्या क्या है, एंड देन आउटपुट क्या क्या है, हार्वेस्ट वाला। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में भी वो सोच सकते हो, सर्विसेज में डिफरेंट सेक्टर्स के टर्म्स में सोच सकते हो, फाइनेंशियल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इस तरीके से। फिफ्थ पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें आता है रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन। एनर्जी में भी अभी क्लीन ग्रीन एनर्जी पे हमेशा कुछ ना कुछ आते ही रहता है क्वेश्चन। तो ये ट्रैक करना है कि अभी क्या फ्लेवर में चल रहा है, अभी ग्रीन हाइड्रोजन चल रहा है या सोलर चल रहा है या हाइब्रिड चल रहा है, मीथेन है या फिर कुछ और है। तो उसके बारे में बेसिक डेटा पता होना चाहिए, एंड कोई गवर्नमेंट की स्कीम है तो। एंड लास्ट जो है वो है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो उसमें क्या क्या आ जाता है? हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्वालिटी एंड इनोवेशन। अब देखो, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो जेंडर्स या कोई भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात हो, तो किनको याद रखना है? वो है ट्राइबल्स, ट्रांसजेंडर, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, विमेन एंड दिव्यांग। तो अब देखो, GS1 में जो तुम्हारा सोसाइटी वाला पार्ट है, या GS2 में तुम्हारा हंगर, पोवर्टी या कुछ भी पार्ट आता है, या GS3 में इकोनॉमी वाला कोई भी पार्ट आता है, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम्स अगर बताने हैं एंड सॉल्यूशंस बताना है, तो तुम इस तरीके में भी सोच सकते हो कि ट्राइबल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ट्रांसजेंडर या फिर अदर जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ओल्ड एज पीपल की क्या प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देम एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स, सॉल्यूशंस। तो तुम्हारा आंसर बहुत अच्छे से बन जाएगा इससे। विमेन, विमेन काफी डिटेल में भी करेंगे, एंड दिव्यांग। तो आई थिंक दिव्यांग का 1-2 साल पहले क्वेश्चंस भी आया था। तो अगेन दिस इज अ फ्रेमवर्क, इफ यू नो दैट द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इट विल हेल्प यू एवरीवेयर। तो इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी देखा जाए तो पेपर 3 जो GS3 है वो पूरा इस 6 पिलर्स में कवर हो जाएगा, अगर तुम्हें ये सारे वर्ड्स पता है तो। एंड इसका बेसिक डेटा तुम्हें आता है, एंड तुम्हें सोचना आता है कि हाँ ठीक है, अब हर वर्ड को अगर मुझे एक्सपैंड करना हो तो मुझे पता है, जनरल ट्रेंड पता है। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में मुझे पिछले 5 साल का ट्रेंड पता है, इस साल का डेटा, FDI, FPI, ECB, ये सब का पता है।
अगर मुझे IMF, ओपेक, G20, इंडिया से रिलेटेड क्या क्या मेजर डेटा निकाला है वो सब पता है। देन इंफ्रा से रोड्स रेलवेज कितना नया बना पिछले 5 साल 10 साल में, अभी आगे क्या क्या है प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ये सब बता दिया। बैंकिंग इंश्योरेंस में रेपो रेट्स सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है। अभी इंटरेस्ट रेट कम होने की बात चल रही है, उसका एम्प्लॉयमेंट पे क्या आता है, इन्फ्लेशन पे क्या आता है, डिफरेंट कर्व्स तुम्हें पता है, चाहे फिलिप्स कर्व हो, लाफेर कर्व हो, टैक्सेशन से रिलेटेड जो कर्व होता है। तो बेसिकली क्या है कि तुम सिर्फ इतना सा अगर 6 पिलर्स एंड ये सारे वर्ड्स को तुम देखो तो तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें अपने आप आ जानी चाहिए। तो एग्जाम हॉल में जब तुम बैठोगे, तुम बस आंख बंद करोगे, तुम अपने ये पिलर्स एंड ये सारे वर्ड सोचोगे, एंड अगर इसके नंबर्स तुम्हें याद है तुम ऑटोमेटिकली लिखना शुरू करोगे उसको। ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था एक ट्रेड, मतलब बेसिकली स्लेव ट्रेड का पूरा ये बनाया हुआ था कि यूके से गुड्स अफ्रीका जाते हैं, अफ्रीका से प्रॉफिट यूके जा रहा है, देन अफ्रीका से स्लेव्स जो है वो यूएसए भी जा रहे हैं, एंड इंडिया से इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तो बेसिकली इंडिया एंड अफ्रीका से प्रॉफिट यूके जा रहा है, अफ्रीका से स्लेव्स यूएसए जा रहे हैं जो लैटिन अमेरिका भी में भी गए थे, एंड देन अगेन वहां से गुड्स जो है वो यूके जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ये था। फिर हाँ, फिर कुछ कुछ ऐसे ही हमने बनाया हुआ था कि ट्राइबल्स जो है उनका प्रॉब्लम क्या होता है, जमींदार से भी प्रॉब्लम है, लीगल एंड रेवेन्यू ऑफिसर से भी प्रॉब्लम है, मनी लेंडर से भी प्रॉब्लम है, ये सारे मिलके ही ट्राइबल्स को अफेक्ट कर रहे थे। और अभी भी ये चीज काफी हद तक ये है। तो अगर तुम मतलब मान लो वल्नरेबल सेक्शंस का आ गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, तो इस तरीके का डायग्राम तुम बना सकते हो, एंड एरोज में तुम दिखा सकते हो कि रिलेशनशिप क्या है या फिर क्या चीजें चल रही हैं। तो ऊपर में जैसे हमने देखा यूके का स्लेव ट्रेड वाला, अगेन सेम टाइप के डायग्राम से हमने काफी चीजें बता दी कि कहाँ से क्या जा रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है चीजों का। उसी तरह ट्राइबल्स के लिए हम लोग ये बता सकते हैं कि जमींदार उनकी जमीन हड़प रहे हैं, लैंड ले रहे हैं, लीगल रेवेन्यू ऑफिसर्स जमीन भी हड़प रहे हैं, उनका फॉरेस्ट राइट्स भी ले रहे हैं, मनी लेंडर्स उनका दोहन कर रहे हैं। तो इस तरीके से a lot of things can be explained through this diagram if you can uh, like establish the connections between different stakeholders। अब डायग्राम में हमेशा मैप ऑफ इंडिया जो है तुम्हें 20 सेकंड या 15 सेकंड में बनाना आना चाहिए, एकदम बहुत जरूरी है। हिस्ट्री क्वेश्चंस में भी जरूरी है, आयर वायर के क्वेश्चंस में भी बनाना जरूरी है, ज्योग्राफी में बहुत जरूरी है। एंड अगर ये सोच रहे हो कि किसी क्वेश्चन में नहीं बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये सोचो कि बाकी लोग बना रहे हैं तो तुम पीछे हो जाओगे, एटलीस्ट आधा एक नंबर तो पीछे हो जाओगे। अगर अच्छा मतलब ये नहीं है कि बस किसी भी मतलब इंडिया का मैप बना के छोड़ देना है, रेलेवेंट चीज वहां पे मार्क करके उसको अच्छा बनाना है, तो 20-30 सेकंड में वो चीज हो जाना चाहिए। अब देखो आर्ट एंड कल्चर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ये दिस इज, एक मिनट कितना बचा हुआ है, हाँ तो इस पेज को कर लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। क्या क्या चीजें तुम्हें लिखनी ही है, मान लो कि कोई भी क्वेश्चन आ गया। अब आर्ट एंड कल्चर में कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था जिसके बारे में सुना ही नहीं है, तो पेपर कैसे भरें, या फिर पेजेस में कुछ तो लिखेंगे ना। तो क्या क्या चीज का आइडिया एटलीस्ट होगा ही। एरिया मैप बनाओ, एरिया दिखाओ, मान लो चैतन्य महाप्रभु का आया है, या फिर किन्हीं भी भक्ति सेंट का आया है, या फिर किसी और एंशियंट पीरियड गुप्ता पीरियड के न्यूमिस्मैटिक्स का आ गया, तो एटलीस्ट मैप बनाओ गुप्ता पीरियड, वहां पे टाइम पीरियड दिखाओ गुप्तास का, एंड दिखाओ कि कितना एरिया मैप में वो कवर करते थे। देन कौन से मटेरियल को यूज किया जा रहा है किस चीज के लिए, जैसे अगर भक्ति सेंट्स भी हैं तो कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर क्या क्या लिखने के लिए वो यूज होते थे, वो सारी चीजें जो है वो यूज कर सकते हो। कॉइन्स बनाने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, स्कल्पचर्स एंड टेम्पल्स जो बन रहे हैं वो सब का मटेरियल्स। देन गॉड्स एंड रिलीजन्स क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बेसिकली सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन उस टाइम पे क्या क्या था। देन पेट्रोनेज, कौन कौन से किंग्स एंड रिलीजन्स थे, कौन कौन से रीजन्स थे उन भक्ति सेंट्स या फिर उस रिलीजन को या फिर उस टेम्पल आर्किटेक्चर को पेट्रोनेज मिल रहा है। एंड स्कल्पचर्स कौन कौन से स्टाइल्स के थे, पेंटिंग के फीचर्स क्या क्या थे जो हम लोग पढ़ते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आए, अगर उसका एरिया, टाइम पीरियड, मटेरियल, उस टाइम की सोसाइटी जिसमें गॉड्स, रिलीजन, इकोनॉमी, पेट्रनेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कल्चर्स एंड स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स के फीचर्स अगर पता है, तो कभी भी तुम खाली छोड़ के नहीं आओगे किसी क्वेश्चन को, कुछ ना कुछ लॉजिकल एंड अच्छा लिख के आओगे वहां पे। तो अभी तक समझ में आ रहा है लोगों को? हाँ, यस, नो। अब मैं यस थोड़ा सर। अब यस सर। थोड़ा चुप हो जाऊंगा बिकॉज बहुत ज्यादा तभी से बोल दिया। अब अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, 4 मिनट बाकी हैं इस सेशन के, पूछो, फिर नया हम ठीक लोग है सर। लिंक बनाएंगे। ठीक है सर, जस्ट वन क्वेश्चन सर। सर हाँ। जैसे आपने बोला कुछ जगह तो जैसे फ्रेमवर्क्स हैं, बट कई जगह जैसे डेटा है हाँ। इकोनॉमिक्स में जैसे, तो हम्म। वो डेटा हाउ डिड यू यूज टू कोलेट?
सेपरेटली एक्सेल शीट में या फिर आगे इन्हीं पेजेस में लिखते थे टू रिमेम्बर बेटर? यार तो ये देखो, ये एकदम बेस नोट्स हो गए मेरे। मैं इसमें सिर्फ वही डेटा लिखा हूँ जो बहुत ओवर आर्किंग डेटा है, एंड उसको मैं बहुत सारे पेपर्स में यूज करूंगा। जैसे जैसे बहुत सारे स्पेसिफिक डेटा मुझे मिलते जाता था ना, तो मैं टॉपिक स्पेसिफिक नोट्स में उसको ऐड करता था, जिसमें पीवाईक्यूज एंड उसका सब हेडिंग्स देके जो नोट्स बना रहे हैं उसमें। या फिर अच्छा अच्छा, ओ। बेसिकली मैंने क्या किया था, डेटा का अलग से दो तीन शीट्स भी बनाया था। तो कई बार पढ़ते हुए जो भी रैंडम डेटा आता था हम्म। टॉपिक स्पेसिफिक, उसको मैं उस नोट्स में लिख लेता था। तो एंड में मेरे पास बहुत ही, मतलब मान के चलो कि 600 500 600 डेटा 3 4 पेज में मैंने लिखा हुआ था, एकदम छोटा छोटा करके। उसमें से जितना याद रह गया अच्छी बात है, नहीं याद रहा कोई बात नहीं। ओके ओके, यहाँ पे अंडरस्टूड जो भी मैंने अंडरस्टूड। डेटा लिखा है वो उस फ्रेमवर्क का पार्ट है, मतलब वो डेटा जरूरी है मुझे उस फ्रेमवर्क को अच्छे से यूज करने के लिए, इसलिए मैंने लिखा है। गॉट इट गॉट इट। तो काइंड ऑफ फिर जो आपके टॉपिक वाइज जो नोट्स होते थे, फिर दोज यू डिडंट नीड टू रेफर अगेन बिकॉज यू वुड हैव, मतलब आप इसी इसी चीजों को देख के यू वुड गेट योरसेल्फ रिमाइंडेड ऑफ दोज नोट्स बेसिकली। एग्जैक्टली। तो अब ऐसा हो गया कि अब उसको भी मैंने इसको कंडेंस कर लिया। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक वर्ड देख रहा हूँ, तो मुझे अब पता है कि वहां पे उस टॉपिक से जितने पीवाईक्यूज आए हैं या फिर जो भी मैंने बेस नोट्स बनाए हैं, उसमें क्या क्या लिखा था मैंने। एंड जो चीज याद नहीं आएगा, बस मैं उसको देखूंगा दोबारा से। ओके, अंडरस्टूड। और किसी को कुछ पूछना है? 2 मिनट्स है लेफ्ट। चलो ठीक है। अगर नहीं पूछना है तो मैं अभी स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, एक और सेशन करते हैं। आज कोशिश करते हैं 5 6 पेजेस कंप्लीट करने का। अ, अभी तक लोगों को समझ में आ रहा है? इज इट, मतलब द पीपल हु आर गिविंग मेंस, इज इट प्रोडक्टिव फॉर यू? कोई भी एक यस, बता इट इज दो। वेरी हेल्पफुल। ठीक है चलो, तुम लोग का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अभी स्टॉप, मैं एंड कर रहा हूँ सेशन को, मैं नया लिंक फिर भेजता हूँ, ठीक है।